नेक्स्ट डे जून और उसके सभी साथी कैप्टन पार्क के पास जाते हैं और तभी कैप्टन पार्क जून से कहता है कि अरे तुमने तो कहा था कि तुम अब उस आइलैंड को ढूंढने की कोशिश बंद कर दोगे और साथ में इतने सारे आदमी भी लेकर आ गए हो। मेरी बोट पर क्या चल रहा है मुझे ये पता होना चाहिए। और तभी जून बताता है कि सियोंग नाम का एक आदमी पहले भी उस आइलैंड पर वो गेम खेल चुका है और उसे इस बार फिर से उसी आइलैंड पर लेकर गए हैं, लेकिन इस बार उसके दांत पर एक ट्रैकर फिट है जिसकी मदद से हम उसे ढूंढ लेंगे। और दूसरी तरफ सियोंग की आंख स्क्विड गेम की डॉमेंट्री में खुलती है और उसके बगल में एक लेडी हुई थी और शायद वो लेडी एक साइकिक है जो कि सियोंग को देखकर बहुत ही अजीब सी बातें करती थी। और साथ ही वो लेडी कहती है कि तुम अपने कर्मों से नहीं भाग सकते और तुम यहाँ खुद नहीं आई हो बल्कि वो आत्माएं तुम्हें यहाँ पर लेकर आई हैं और वो सभी बदले की आग में भटक रही हैं और अगर तुम यहाँ से बचकर निकल गए तो बाहर मुझसे मिलना। और तभी सियोंग नोटिस करता है कि इस बार भी उसे वही सेम नंबर मिला हुआ है यानी कि 456। और तभी गेम के गार्ड से वहाँ पर एंट्री होती है और वो आकर सभी का वेलकम करता है और साथ ही वो बताता है कि यहाँ पर मौजूद सभी लोगों को 6 अलग अलग गेम्स में हिस्सा लेना होगा और जो भी इंसान इस 6 के 6 गेम को जीत जाएगा उसे बहुत सारा इनाम मिलेगा। और तभी उस भीड़ में से प्लेयर नंबर 120 निकलकर सामने आती है और कहती है आप लोग तो हमें यहाँ पर किडनैप करके लेकर आए हो, फिर हम इस तरह से कैसे आप पर भरोसा करें। और तभी वो गार्ड कहता है कि आपकी सिक्योरिटी और गेम की पहचान छुपाने के लिए हमने ऐसा किया था। और तभी प्लेयर्स पूछते हैं कि तुमने मास्क क्यों लगा कर रखा है। तब वो बताता है कि ये गेम की पॉलिसी है और हम अपना फेस किसी को नहीं बता सकते। और तभी प्लेयर नंबर 333 कहता है कि आप मुझे मेरा फोन वापस कर दो क्योंकि मैं एक ट्रेडर हूँ और मेरे क्रिप्टो में बहुत सारे पैसे लगे हुए हैं और हर वक्त मुझे चार्ट्स देखना होता है। और तभी वो गार्ड बताता है कि तुम तो एक यूट्यूबर थे और तुमने अपना चैनल उसी वक्त बंद कर दिया था जब तुमने अपने सब्सक्राइबर्स के 152 मिलियन यॉन डुबा दिए थे। तुम्हारी उम्र 30 साल है और तुम पर 108 मिलियन यॉन का कर्ज है। यानी कि इन गार्ड्स को सभी की इंफॉर्मेशन थी। और तभी 196 भी थोड़ी सी नाटक करने लगती है और कहती है कि मुझे भी वो पिंक कलर का ड्रेस चाहिए। तब गार्ड उसकी भी पोल खोल देता है कि प्लेयर 196 के आप पर 45 मिलियन का कर्ज है और दूसरी तरफ प्लेयर 120 जिस पर 333 मिलियन के यॉन का कर्ज है। और इसी तरह से वो कई सारे प्लेयर्स के ऊपर जितना भी कर्ज है उसे बताने लगता है और ये सब सुनकर सभी प्लेयर्स का जोश बहुत ठंडा हो जाता है और वो इनके साथ कोऑपरेट करने के लिए मान जाते हैं। और तभी वो गार्ड कहता है कि आपने पहली बार भी हम पर यकीन नहीं किया था लेकिन गेम जीतने के बाद भी हमने आपको इनाम दिया था और आज आप सभी यहाँ पर हैं। और उसके बाद वो मैनेजर कहता है कि मैं आप सभी को एक मौका दूंगा कि अगर आप सभी अपनी उस बेकार सी जिंदगी में वापस जाना चाहते हैं तो मुझे अभी बता दीजिए। और तभी एक खाली सी पिगी बैंक वहाँ ऊपर लटका दी जाती है और मैनेजर कहता है कि इसी पिगी बैंक में आप सभी के इनाम के पैसे रखे हुए होंगे और हर गेम के बाद उसके रिजल्ट के मुताबिक इसमें पैसा डाला जाएगा। और साथ ही इस बार की गेम्स में आपको एक खास मौका दिया जा रहा है यानी कि हर गेम के बाद आपके पास ये राइट होगा कि आप इस गेम को वोटिंग के जरिए क्विट कर सकते हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि आप सभी सारी गेम्स को जीते ताकि आप सभी ज्यादा से ज्यादा पैसे ले जा सके। तभी एक ओल्ड लेडी को उसका बिगड़ा हुआ बेटा मिल जाता है और साथ ही वो सभी के सामने उसे डांटने लगती है और वो ओल्ड लेडी कहती है कि तेरी जुए की वजह से हमें आज यहाँ पर आना पड़ा, ये गेम मैं खेल लूंगी, तू अभी यहाँ से निकल। तभी यॉन से कहता है कि मम्मी ये गेम अलग है, ये कोई जुआ नहीं है। और उसके बाद मैनेजर सभी को एक एग्रीमेंट पर साइन करने के लिए कहता है और उसके बाद MG कॉइन यानी कि प्लेयर नंबर 333 को अपने कुछ सब्सक्राइबर्स यहाँ पर मिल जाते हैं जिन्होंने उसके कहने पर अपने काफी सारे पैसे इन्वेस्ट कर दिए थे। और वो लोग MG कॉइन से झगड़ने लगते हैं और कहते हैं कि अच्छे से गेम खेलना ताकि तुम जीतकर हमारा खर्चा पूरा कर सको। और यहाँ पर थैनोस नाम का एक रैपर भी होता है और उसे यहाँ पर अपने कुछ फैंस भी मिल जाते हैं जो कि उसके साथ सेल्फी लेना चाहते थे।
थे, लेकिन गार्ड्स इस चीज को अलाउ नहीं करते और साथ ही थैनोस मीना के साथ फ्लर्ट करने भी लगता है। और अगले ही पल सियोंग को अपना पुराना दोस्त जंगबे भी यहाँ पर मिल जाता है, जिसे देखकर वो काफी हैरान था। और जंगबे सियोंग से काफी बहस करता है कि तुम आखिर कहाँ गायब हो गए थे, तुम्हारी मदर की मौत के बारे में भी तुमने मुझे नहीं बताया, वो मुझे बहुत ज्यादा पसंद करती थी। और तभी सियोंग कहता है क्या तुम्हारी वाइफ को ये पता है कि तुम यहाँ पर आए हुए हो? तब जंगबे बताता है कि उसकी वाइफ के साथ डिवोर्स हो गया है। और जंगबे ये भी कहता है कि वो उससे बच्चे को लेकर अलग हो गई, जिसकी वजह से वो गलत संगत में पड़ गया और इतना कर्ज उसके सर पर चढ़ गया, जिसकी वजह से उसे यहाँ आना पड़ा। और तब सियोंग उसे कहता है कि तुम मेरे साथ ही रहना और मैं जैसा कहूँ तुम सिर्फ वैसा ही करना, क्योंकि ये जगह बहुत ही खतरनाक है। लेकिन यहाँ पर जंगबे उसकी बातों को सीरियस नहीं लेता। और उसके बाद सारे प्लेयर्स को हम सबकी फेवरेट रेड लाइट और ग्रीन लाइट गेम खेलने के लिए इकट्ठा कर दिया जाता है। और चोई जो कि उस ट्रैकर को ट्रैक कर रहा था, वो एक आइलैंड के पास जाकर रुक जाता है जहाँ पर सियोंग की लोकेशन दिख रही थी। और तभी चोई एक आदमी के पास जाकर उसे मारने लगता है कि तुमने सियोंग को कहाँ रखा, और उसे मछलियों के चारे में सियोंग का ट्रैकर मिलता है। यानी कि स्क्विड गेम वालों ने पहले से ही सियोंग के उस ट्रैकर वाले दांत को चेंज कर दिया था और उसमें से ट्रैकर निकाल दिया था। और ये जानकर जुन को बहुत ही निराशा होती है, क्योंकि इतना टाइम होने के बाद भी वो लोग उस मिस्टीरियस आइलैंड को ढूंढ नहीं। और तभी कैप्टन पार्क कहता है कि हमें जल्दी से वापस जाना होगा, क्योंकि समंदर में तूफान भी आने वाला है। और उसके बाद सियोंग को भी अपने मुंह में कुछ अजीब सा फील होता है और वो अपने दांत को निकाल कर देखता है कि उसमें से ट्रैकर ही गायब है। और इस तरह से तो सियोंग के भी होश उड़ जाते हैं और जल्द ही ये गेम भी शुरू हो जाती है। और इन सभी को गेम के रूल्स बता दिए जाते हैं, यानी कि 5 मिनट के अंदर ही उन्हें इस फिनिश लाइन को पार करना होगा। और जब तक वो डॉल पेड़ की तरफ मुड़ी हुई थी, तभी सभी प्लेयर्स को भागना होगा। और जैसे ही वो डॉल पीछे पलटती है, तब इन्हें स्टैचू की तरह खड़ा होना होगा। और अगर कोई हिला तो वो इस गेम से एलिमिनेट हो जाएगा। और सभी प्लेयर्स इस गेम को बहुत लाइट ले रहे थे। और तभी सियोंग सामने आकर सभी को बताता है कि अगर तुम एलिमिनेट हुए तो तुम जान से मार दिए जाओगे, क्योंकि इस डॉल की आईज में मोशन सेंसर्स लगे हुए हैं। इसीलिए जब तक मैं ना कहूँ तुम लोग आगे मत बढ़ना। लेकिन उसकी बात को कोई भी सीरियस नहीं लेता। लेकिन उन सभी को इस गेम के बारे में कुछ ज्यादा मालूम नहीं था, तो वो तो शुरू में सियोंग की बात को ही मान रहे थे। और अब आधी गेम खत्म हो जाती है और सभी लोग सेफ होते हैं। तभी अचानक से मीना की गर्दन पर कहीं से उड़कर एक मधुमक्खी आकर बैठ जाती है। और थैनोस उसे बताता है कि तुम्हारी गर्दन पर एक मधुमक्खी बैठी हुई है, जिसकी वजह से वो डरकर उछल जाती है। और तभी एक गोली आकर मीना के सर में लग जाती है और मीना वहीं पर मर जाती है, जिसे देखकर थैनोस भी डर गया था। अब वो मधुमक्खी दूसरी औरत पर भी बैठ जाती है, जिसकी वजह से कई सारे प्लेयर्स हल जाते हैं और अपनी जिंदगी गवा बैठते हैं। लेकिन सियोंग गला फाड़ फाड़ कर सभी को कहता है कि तुम सभी जहाँ पर हो वहीं पर रुके रहो। लेकिन अब तक आधे से ज्यादा प्लेयर्स मर चुके थे। और मौत के इस खेल को देखकर सभी लोग अब सियोंग की बातों को सीरियस लेने लगे थे। और फिर सियोंग कहता है कि जो लोग लंबे हैं वो सामने आ जाएं और कम हाइट के लोगों को अपने पीछे छुपा लें, जिससे मोशन सेंसर उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। लेकिन फिर भी कई सारे लोग डर के मारे हिल जाते हैं और कैमरे में डिटेक्ट हो जाते हैं और कई सारे लोग मारे भी जाते हैं। न्यूएल अभी नई नई शूटर बनी थी और वो भी सभी को शूट कर रही थी। और सियोंग के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके कई सारे लोग रेड लाइन को क्रॉस कर लेते हैं। तभी एक आदमी थोड़ा सा हल जाता है, तब एक गार्ड उसके पैर पर गोली मार देता है और सियोंग जाकर उस आदमी की मदद करता है। और तभी प्लेयर नंबर 120 भी आकर उसकी हेल्प करती है और उसके बाद नोएल उस प्लेयर को मार देती है जो कि सिर्फ घायल हुआ था। और दूसरा गार्ड नोएल से इस बारे में पूछता है, तब नोएल कहती है कि एलिमिनेट होने वाला मारा जाना चाहिए। और अब सभी प्लेयर्स डरे हुए अपनी जगह पर बैठे हुए होते हैं और ये सभी अपने साथियों की मौत की वजह से बहुत सदमे में होते हैं। तभी वहाँ पर मैनेजर गार्ड आता है और इन सभी को गेम जीतने के लिए बधाई भी देता है और ये भी बताता है कि 91 प्लेयर्स अभी तक एलिमिनेट हो चुके हैं और 365 प्लेयर्स ने
पहले गेम को सक्सेसफुली पास कर लिया है। और ये सब देखने के बाद वो ओल्ड लेडी कहती है कि मैं मेहनत मजदूरी कर तुम्हारा जितना भी खर्चा है सब चुका दूंगी, बस तुम हमें यहाँ से जाने दो। और सभी प्लेयर्स इसी तरह से आकर मैनेजर गार्ड से माफी मांगने लगते हैं और जान की भीख भी मांगते हैं। और तभी वो मैनेजर गार्ड कहता है कि प्लेयर्स आपको शायद कोई गलतफहमी हुई है, हम आपको यहाँ पर मारने के लिए नहीं लाए हैं, बल्कि हम तो ये चाहते हैं कि आप सब ये गेम्स खेलकर बहुत ही अमीर बनकर अपनी जिंदगी में वापस जाएं। और तभी सियोंग चिल्लाकर कहता है कि तुमने तो कहा था कि हम हर गेम के बाद ये डिसाइड कर सकते हैं कि हमें आगे खेलना है या नहीं। और तभी वो मैनेजर गार्ड कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, गेम आगे चलेगा या नहीं ये मेजॉरिटी ही डिसाइड करेगी और हम वोटिंग भी जरूर कराएंगे, लेकिन इससे पहले आप सबने जो पैसे कमाए हैं वो तो देख लीजिए। और तभी पिगी बैंक में बहुत सारे पैसों की बरसात होने लगती है और मैनेजर कहता है कि 91 प्लेयर्स एलिमिनेट हुए हैं, यानी कि अब तक का टोटल कैश 9.1 बिलियन यॉन्स है। और अगर आप सभी गेम को आगे नहीं खेलना चाहते तो आप इस अमाउंट में से अपना हिस्सा लेकर यहाँ से जा सकते हो। और अब तक का आपका इनाम है 2 करोड़ 50 लाख यॉन, लेकिन अगर आप लोग आगे खेलोगे तो शायद इससे भी ज्यादा जीत सकोगे। और उसके बाद यहाँ पर वोटिंग की अरेंजमेंट की जाती है और जो कोई भी गेम को आगे खेलना चाहता है वो ओ को प्रेस करेगा और जो भी इस गेम को यहाँ पर खत्म करना चाहता है वो एक्स प्रेस करेगा। और जो भी प्लेयर्स जिस भी साइन को प्रेस करेंगे उस साइन का एक स्टिकर उन्हें अपनी ड्रेस पर लगाना होगा। और वोटिंग की स्टार्ट सबसे लास्ट नंबर से की जाती है, यानी कि प्लेयर नंबर 456। और सियोंग सबसे पहले अपना वोट डालता है और वो तो एक्स के बटन को ही प्रेस करके वहां जाकर खड़ा हो जाता है। और उसके बाद बाकी लोग भी सीरियल नंबर के हिसाब से अपने वोट को देते हैं। और अब काफी सारे वोट पड़ चुके थे, तभी सियोंग गौर करता है कि पैसों की लालच के चक्कर में सभी लोग इस गेम को कंटिन्यू करना चाहते हैं। और इसीलिए सियोंग सभी को चीख कर समझाता है कि लालच मत करो, क्योंकि अगर तुम गेम में आगे बढ़ोगे तो अपनी मौत को दावत दोगे और तुम्हें जितने भी पैसे मिल रहे हैं उसे चुपचाप लेकर यहाँ से निकल जाओ, वरना तुम्हारी मौत को तुम खुद भी नहीं रोक सकोगे। और कई सारे लालची प्लेयर्स उल्टा सियोंग को ही ब्लेम करने लगते हैं और हम ये गेम जरूर खेलेंगे और तुमने फर्स्ट गेम में भी ऐसा ही किया, हम सभी बहुत नर्वस थे और तुमने हमें डरा दिया जिसकी वजह से कई सारे लोग मारे गए और इसीलिए तुम बीच में ना ही बोलो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा। और तभी सियोंग बताता है कि वो इस गेम को पहले भी खेल चुका है और वो जानता है कि इस गेम का अंजाम क्या होगा। और तभी सभी लोग पूछने लगते हैं कि अगर सभी मारे गए तो तुम किस तरह से बच गए, लेकिन सियोंग कहता है कि मैंने बहुत ही कुर्बानी देकर इस गेम को जीता है। तब सभी लोग कहते हैं कि ये तो बहुत ही अच्छा हुआ, क्योंकि अब हमारे साथ इस गेम का ऑलरेडी विनर है तो हम इस गेम को अब बहुत ही आसानी से जीत सकते हैं और तुम्हें इस गेम खेलने का एक्सपीरियंस है तो तुम जीतने में हमारी मदद करो। अगर तुम गेम को जीत चुके हो तो तुम्हारे पास तो बहुत पैसा होगा, फिर तुम इस गेम में क्यों आए हो। और इससे पहले कि सियोंग कुछ कह पाता, मैनेजर इन सभी को चुप करवा देता है कि वोटिंग को कंटिन्यू करो। और उसके बाद सभी लोग वोट करना शुरू कर देते हैं और एंड मोमेंट पर ये सभी वोट टाई हो जाते हैं, यानी कि जितने लोग घर वापस जाना चाहते थे उतने ही लोग इस गेम को वापस खेलना चाहते थे। लेकिन अभी भी एक लास्ट प्लेयर बाकी होता है और मैनेजर 001 को बुलाता है और जब प्लेयर 001 वोट देने के लिए आता है तब हम देख सकते हैं कि ये कोई और नहीं बल्कि वो फ्रंट मैन ही है, जो कि जुन का भाई इनहो है। और साथ ही इनहो गेम में रुकने के लिए बटन को प्रेस कर देता है जिससे मेजॉरिटी जीत जाती है और ये गेम कंटिन्यू रहता है। और उसके बाद सभी प्लेयर्स को उनका लंच दिया जाता है और सियोंग कुछ नहीं खाता। उसका फ्रेंड जनबे आकर उसके पास बैठ जाता है और कहता है कि भला खाने से कैसी नाराजगी, तुम थोड़ा सा तो खाना खा लो, और वैसे भी जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। तब सियोंग कहता है कि पिछली बार भी एक दोस्त ने मुझसे यही लाइन कही थी और वो जिंदा वापस नहीं लौट सका। और तभी वहाँ पर प्लेयर नंबर 001 इन्हो थोड़े लोगों के साथ आता है और कहता है कि तुम तो ये गेम पहले भी खेल चुके हो तो तुम क्यों हमारी मदद नहीं करते। और सियोंग ने जब भी फ्रेंड मैम से बात की थी तब वो मास्क पहना हुआ था, यानी कि वो अपनी ओरिजिनल वॉइस में बात नहीं कर रहा था, इसीलिए वो इन्हो को नहीं पहचान सका। और ना ही सियोंग इतना दिमाग लगाता है कि लास्ट टाइम भी 001 नंबर का जो प्लेयर था
वो इस गेम से ही रिलेटेड था। और उसके बाद सियोंग बताता है कि पिछली बार हमारी जो सेकंड गेम थी वो थी डालगोना, जिसमें हमें 4 शेप्स दी गई थी और हमें उन शेप्स को बिना तोड़े उससे बाहर निकालना होता था। तब जंगबे पूछता है कि सबसे आसान वाली शेप कौन सी थी। तब सियोंग कहता है कि ट्रायंगल, और सबसे मुश्किल अम्ब्रेला शेप थी। और तभी एक आदमी कहता है कि फिर तो हम सभी को ट्रायंगल ही चूज करना चाहिए। तभी एक आदमी वहाँ पर आकर कहता है कि गेम के बाद हमें सभी को नहीं बताना चाहिए, और गेम के बारे में पता चलने पर सभी लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और हमारी विनिंग अमाउंट बढ़ नहीं पाएगी। और उसके बाद 007 अपनी मदर के पास दौड़कर जाता है और बताता है कि नेक्स्ट गेम डालगोना है और हमें एक शेप को उसके बाहर निकालना होगा। और वो ओल्ड लेडी 222 के पास गई होती है ताकि वो उसे अपना लंच शेयर कर सके। प्लेयर नंबर 222 जिसका नाम ही है वो प्रेग्नेंट है, और वो ओल्ड लेडी कहती है कि तुम्हारी चाल देखकर मैं पहले ही समझ गई थी कि तुम्हारा 9th मंथ चल रहा है और तुम्हें अपना बहुत ख्याल रखना होगा। और दूसरी तरफ थैनोस और उसका फ्रेंड एमजी कॉइन के पीछे ही पड़े हुए थे और वो कहते हैं कि इस गेम से जीते हुए पैसे तुम चुपचाप हमें दे देना, क्योंकि तुम्हारी बातों में आकर हमने अपने बहुत से पैसे गवा दिए। और उसके बाद ये बहसबाजी धीरे धीरे हाथापाई में बदल जाती है। और तभी जंगबे प्लेयर नंबर 388 से कहता है कि जाओ तुम इनकी फाइट छुड़ाओ, लेकिन वो थोड़ा सा सोच में पड़ जाता है। और तभी इन्हें सामने आता है और कहता है कि तुम्हें शर्म नहीं आती, तुम 2 लोग मिलकर उस अकेले को मार रहे हो, जिसकी वजह से थैनोस उस पे ही अटैक करने के लिए आता है, लेकिन इन्हों बहुत ही आसानी से उसे मजा छका देता है। और तब ये दोनों सॉरी बोलकर अपनी जान छुड़ा लेते हैं। और रात के वक्त सभी गार्ड्स को अपने रूम में वापस जाने के लिए कह दिया जाता है। और जब नोएल अपने रूम में वापस आती है तब उसे उस लड़की के फादर के बारे में याद आता है जिसका नंबर 246 है। और दूसरी तरफ सभी प्लेयर्स को सोने के लिए कह दिया जाता है, लेकिन सभी प्लेयर्स की नजर उस विनिंग अमाउंट पर ही होती है, यानी कि सभी पैसों को ही देख रहे थे। और इन्हों सियोंग के पास आकर कहता है कि मेरी बीवी बहुत बीमार है, उसका किडनी ट्रांसप्लांट कराना है और साथ ही वो प्रेग्नेंट भी है, और डॉक्टर ने हमें सजेस्ट किया कि अबॉर्शन ही कराना होगा, लेकिन उसकी वाइफ उस बात को नहीं मानती और कहता है कि उसकी वाइफ बहुत जिद्दी है और उसी के इलाज में मैंने बहुत सारा कर्ज ले लिया था और इसी वजह से आज मुझे यहाँ आना पड़ा। और यहाँ पर इन्होंने सारी स्टोरी तो सच्ची बताई थी, लेकिन उसने ये बात नहीं बताई कि उसकी वाइफ ऑलरेडी मर चुकी है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि पहले पार्ट की तरह ही अभी भी ये गार्ड्स मरे हुए लोगों के बॉडी पार्ट्स को निकालकर बेच रहे थे। और तभी उनमें से एक डॉक्टर बताता है कि जिस भी प्लेयर के सर में सीधी गोली लगी है वो तभी मर गए और इनके पार्ट्स अब कोई भी काम नहीं आएंगे, और इसीलिए जिनमें जान बची हुई है सिर्फ उन्हीं के ऑर्गन्स को बेचा जा सकता है। और सीधा सर में गोली सिर्फ नियोल यानी कि गार्ड नंबर 11 ही मार रही थी, इसीलिए उसे एक ऑफिसर के पास लेकर आया जाता है जो कि ब्लैक कॉस्ट्यूम पहना हुआ था। और उसके बाद वो ऑफिसर नियोल से कहता है कि मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम मेरे काम में टांग मत अड़ाना, लेकिन नियोल उसे उल्टा ही जवाब देने लगती है। तब वो ऑफिसर उसे बताता है क्या तुम भूल गई कि 7 साल पहले तुम एक हॉस्पिटल में पड़ी हुई थी और तुमने एक स्नाइपर गन के साथ सभी को मारकर एक देश से यहाँ पर पहुँच गई थी, बिल्कुल एक जाबाज सोल्जर की तरह। और तुम्हारी उस हालत पर मुझे थोड़ा सा रहम आ गया था, इसीलिए मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। और तभी नोएल कहती है कि मैं आपकी शुक्रगुजार हूँ और मैं अपनी ड्यूटी बिल्कुल सही से कर रही हूँ। और तभी वो ब्लैक ऑफिसर कहता है कि तुम जब आई थी तब तुमने बताया था तुम्हारा बच्चा दूसरे देश में ही रह गया है और उसे पाने के लिए तुम कुछ भी कर सकती हो, यही कहा था ना तुमने, लेकिन अब तुम बिल्कुल बदल चुकी हो। और तब नोएल कहती है कि मुझे अच्छे से याद है जब मैं आपसे पहली बार मिली थी और तब आपने कहा था कि मेरा काम होगा जिंदगी से हारे हुए लोगों की जान लेना। तब वो ब्लैक ऑफिसर कहता है कि वो लोग वैसे भी मरने ही वाले हैं और हम अगर उनके ऑर्गन से किसी और को जिंदगी दे सकते हैं तो इसमें बुरा ही क्या है। और उसके बाद नोएल वहाँ से चली जाती है और उसके बाद जुन पुलिस स्टेशन वापस चला जाता है और अपने चीफ से हेल्प मांगता है, जहाँ पर उसका चीफ उससे बहुत ज्यादा गुस्सा था और कहता है कि तुम तो अचानक से रिजाइन करके यहाँ से गायब हो चुके थे, पता है कितनी कोशिश करके मैंने तुम्हारी जॉब को बचाए रखा है। और तभी जुन कहता है कि मुझे वो मिस्ट्री आइलैंड खोजना है। तब चीफ कहते हैं कि मैं उस आइलैंड की कहानी में फिर से दोबारा नहीं फंसना चाहता और जुन बहुत रिक्वेस्ट करता है, इसीलिए चीफ
उसकी बात अपने बॉस से करवा देते हैं। और मिस्ट्री आइलैंड की बात सुनकर बॉस गुस्सा होकर जून से कहते हैं कि तुम्हें किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत है। तब जून कहता है कि मैं सच कह रहा हूँ, यहाँ पर सिर्फ सियोंग की जान खतरे में नहीं है बल्कि और भी कई मासूम लोगों की जान को खतरा है। और तब बॉस गुस्से से कहता है कि मैंने तुम्हारी स्टोरी पहले भी सुनी हुई है और बिना सबूत के मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, और जाओ जाकर पहले सबूत लेकर आओ। और उसके बाद चीफ बॉस को मनाने के लिए उसके पीछे चला जाता है। और उसके बाद जून चोई को कॉल करके बताता है कि पुलिस वालों ने हस की हेल्प करने से मना कर दिया है। तब चोई कहता है कि मैंने कहा था पुलिस वाले किसी के सगे नहीं होते। जब जून कहता है कि तुमने बिल्कुल सही कहा, अब हम 2 टीम में बंटकर उस आइलैंड को ढूंढ लेंगे। और दूसरी ओर सेकंड गेम शुरू हो जाता है और सबसे पहले सियोंग को ही शेप चूज करने के लिए कहा जाता है और इस बार वो ट्रायंगल की लाइन में ही खड़ा होता है। और सियोंग की देखा देखी सभी लोग ट्रायंगल की लाइन में ही खड़े हुए थे। और जैसे ही सियोंग उस बॉक्स को ओपन करके देखता है, सियोंग की तो हवाएं उड़ जाती है क्योंकि इस ट्रायंगल के अंदर बहुत सारे ट्रायंगल्स बने हुए थे। और बाकी सभी लोग इस शेप को देखकर सियोंग के ऊपर चढ़ने लगते हैं कि क्या तुम्हें ये शेप आसान दिखती है। लेकिन तभी सियोंग की आंख खुल जाती है, यानी कि ये सिर्फ एक सपना था और सुबह हो गई थी, यानी कि अब दूसरा गेम शुरू होने वाला था। और तभी प्लेयर 222 ही एमजी कॉइन के पास जाती है और उसकी पिटी हुई सूरत को देखकर कहती है कि तुम इसी तरह से मार खाते हुए अच्छे लग रहे हो। और एमजी कॉइन ही को यहाँ पर देखकर बहुत चौंक जाता है और कहता है कि तुम भी यहाँ आई हुई हो। और तब ही बताती है कि तुम्हारी कहने पर मैंने भी क्रिप्टो में अपने कई सारे पैसे लगाए हुए थे। और उसके बाद एमजी कॉइन कहता है क्या तुमने अबॉर्शन करा लिया। तब ही कहती है कि नहीं। तब एमजी कॉइन उस पर गुस्सा होता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम अबॉर्शन करा लेना। तब ही कहती है कि तुम चिंता मत करो, तुम्हें कोई भी जिम्मेदारी नहीं उठानी होगी। और दोस्तों सेकंड गेम में आपका स्वागत है। और तभी इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ये एक टीम गेम है और 10 मिनट के अंदर ही 5-5 लोगों की एक टीम बना लीजिए। और गेम का नाम सुनकर सभी लोग समझ जाते हैं कि इस बार गेम्स बदल दी गई हैं। और कई सारे प्लेयर्स सियोंग का मजाक उड़ाने लगते हैं कि बड़ा आया था अगली गेम का नाम बताने वाला। और उसके बाद सभी लोग अपने अपने ग्रुप में ताकतवर लोगों को शामिल करने की कोशिश कर रहे थे ताकि उनके जीतने के चांसेस ज्यादा बढ़ जाएं। और उसके बाद ही के पास एमजी कॉइन आता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ खेलना चाहिए। और यहाँ पर सभी लोग स्ट्रॉन्ग प्लेयर को ही अपनी टीम में ले रहे हैं, एक प्रेग्नेंट लेडी को वो अपनी टीम में नहीं लेंगे। लेकिन अब ही एमजी की कोई भी मदद लेना नहीं चाहती। और जब जनबे प्लेयर 388 को एक आदमी को लाने के लिए भेजता है तब वो एक आदमी को पकड़कर लेकर आता है। तभी ही सियोंग के पास आकर कहती है कि क्या वो उनकी टीम को ज्वाइन कर सकती है। तब सियोंग उस आदमी को हटाकर ही को अपनी टीम में ले लेता है और जल्द ही सभी लोग अपनी अपनी टीम को सिलेक्ट कर लेते हैं और नेक्स्ट गेम का नाम अनाउंस कर दिया जाता है। और इस गेम का नाम होता है 6 लेग पेंटाथन। और गेम के इंस्ट्रक्शन बताए जाते हैं कि सभी प्लेयर्स के पैर आपस में बंधे हुए होंगे और हर 10 मीटर के बाद सभी प्लेयर्स को एक गेम को खेलकर ही आगे बढ़ना होगा और एक प्लेयर सिर्फ एक ही गेम खेल सकता है। और इस गेम को जीतने के लिए आपको 5 मिनट के अंदर ही इन सभी मिनी गेम्स को जीतकर आगे बढ़ना होगा। और ये सुनकर जनबे कहता है कि अच्छा हुआ हमने अपनी टीम में एक लड़की को ले लिया, और ये एक लड़की है तो गोंगी खेलना तो जानती ही होगी। लेकिन ही कहती है कि वो गेम उसे नहीं आता। और तभी प्लेयर 388 कहता है कि मैं अपनी बहनों के साथ बड़ा हुआ हूँ और मैं गोंगी अच्छे से खेल लेता हूँ। और सभी अपनी गेम्स के बारे में बात करने लग जाते हैं और ही कहती है कि मैं तताक्षी ज्यादा अच्छे से खेलती हूँ और मैं वो गेम खेल लूंगी, क्योंकि जब स्टेशन पे वो सेल्समैन मेरे साथ गेम खेला था तब ज्यादातर मैं ही वो गेम को जीती थी। और उसके बाद जिनमे फ्लाइंग स्टोन को खेलने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद सियोंग इन्हो से पूछता है कि तुम क्या खेलोगे, और इन्हो कहता है कि मैं तो कौन सा भी गेम खेल लूंगा सियोंग। जिसे सुनकर सियोंग थोड़ा सा हैरान हो जाता है और सियोंग कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। तब इन्हो झूठ कह देता है कि मैंने तुम्हारे दोस्त को तुम्हारा नाम लेते हुए सुना था। और उसके बाद ये दोनों बात करके आपस में डिसाइड करते हैं कि सियोंग जैगी खेलेगा और इन्हो स्पिनिंग टॉप। और तभी गेम को शुरू कर दिया जाता है। टीम 1 और टीम 2 गेम खेल रही थी और बाकी सभी लोग बैठकर
गेम को देख रहे थे। और उसके बाद टीम 1 की गेम जो स्टार्ट हो गई थी हमें उसे बताया जाता है। और उसके बाद टीम 1 का एक प्लेयर अपनी फर्स्ट गेम को खेलता है और वो उस गेम को क्लियर कर लेता है। और उसके आगे जाने के बाद एक आदमी फ्लाइंग स्टोन गेम खेलता है और फिर मिस कर देता है, जिसकी वजह से उसकी टीम का काफी सारा टाइम वेस्ट हो रहा था। और फिर किसी तरह से वो उस गेम को पे पास करके आगे बढ़ जाते हैं, जहाँ पर एक लेडी अपनी तीसरी गेम को खेलती है और उसके बाद वो लोग स्पिनिंग टॉप तक पहुंच जाते हैं। लेकिन टाइम खत्म होने की वजह से उनको वहीं पर शूट कर दिया जाता है और वो लोग मर जाते हैं। और उसके बाद कुछ गार्ड्स आकर लाशों को लेकर जाते हैं और वो खास लोगों को नोटिस करते हैं जिनमें थोड़ी सी जान बची हुई थी और उस बॉक्स पर एक निशान भी लगा देते हैं। लेकिन तभी एक गार्ड उस कॉफिन को खुलवाकर उसको सर पर गोली मार देती है। और ये देखकर ब्लैक ऑफिसर को गार्ड कियारा पर बहुत गुस्सा आता है। और उसके बाद जिस टीम की बारी आती है उसके सभी प्लेयर्स को सभी ने अपनी टीम में लेने से मना कर दिया था और इन सब ने आपस में मिलकर अपनी खुद की एक टीम बना ली थी। और इस ग्रुप की लीडर होती है प्लेयर 120 और वो सभी को मोटिवेट करती है कि हम इस गेम को जरूर जीत लेंगे। और इसमें वो ओल्ड लेडी, उसका बेटा और एक कमजोर सी लड़की और साथ ही वो साइकिक औरत भी होती है। और जैसे ही इनकी गेम स्टार्ट होने वाली थी तभी ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो क्या ये कमजोर प्लेयर्स की टीम इस गेम को जीत पाएगी और आखिर सियोंग की टीम का क्या होगा? और सियोंग जिस मकसद के साथ इस गेम में दोबारा वापस आया है क्या वो उस मकसद में कामयाब होगा? और साथ ही इन्होंने इस गेम में पार्टिसिपेट क्यों किया है और आखिर वो सियोंग से इतनी ज्यादा दोस्ती क्यों कर रहा है? इन सभी बातों के बारे में जानने के लिए अगले पार्ट को जरूर देखना। और स्क्विड गेम के लवर्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।